Very warm welcome to all of you to coming in this class. Today our topic is know thyself. आज तक की रिसर्च में कितना हम अपने आप को जान पाए हैं, उस पर जितने भी रिसर्च स्कॉलर्स ने चिंतन किया है, उसका जो कंक्लूजन है आई वुड शेयर। और जितनी आपको अपने बारे में समझ आ जाएगी उतना आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। लाइफ को इजी करने का एक ही कॉन्सेप्ट है, आपको अपने बारे में समझ आना चाहिए। कोई भी चीज आपकी लाइफ को इजी नहीं कर सकता, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो आपकी एजुकेशन हो, चाहे वो आपकी डेजिग्नेशन हो। आपकी लाइफ को जो इजी करता है वो करता है नो थाईसेल्फ। तो अपने आप को जानने की प्रोसेस में सबसे पहले हमें चेतना के 4 तल को जानना होगा। सबसे पहला तल जागृत अवस्था, दूसरा तल स्वप्न अवस्था, तीसरा तल सुषुप्ति अवस्था और चौथा तल तुर्य, फोर्थ तुर्य अवस्था। जो फर्स्ट है जागृत तल, उसके अंदर 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 4 अंते चक्षुष्ट। उसके अंदर जो अंतःकरण चक्षुष्ट है, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, यह इनर प्रोसेस है। और जो बाहर की 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, जब ये 14 की 14 जागृत होती हैं उसे ही हम जागृत अवस्था कहते हैं। 14th एक्टिवेट है। इसमें कोई भी बाह्य विषय को जब हम अपनी ज्ञान इंद्रियों के थ्रू लेते हैं, अंदर जाता है वो, तो फिर उसका प्रोसेस मन करता है। सबसे पहले कोई भी विषय अंदर जाएगा, स्मृति उसको पहचानेगी वो क्या है, बुद्धि उसका एनालाइज करेगी, चित्त उसे पुराने अनुभवों के साथ मिला के देखेगा, और अहंकार उसके साथ संबंध बनाएगा। सड़क पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ये सब प्रोसेस चालू होती है क्योंकि आंखों ने देखा, माइंड में गया पूरा प्रोसेस, और जो अंतःकरण है उनके ये सब सिस्टमों ने काम किया, लेकिन अहंकार संबंध नहीं बना पाया। अहंकार ने कहा ठीक है, ये तो होता रहता है, क्या करे, दुख है या कुछ भी है, लेकिन आपको इतना आपको अटैचमेंट नहीं है क्योंकि अहंकार उससे संबंध नहीं बना पाया। कोई भी अवस्था है, अगर अहंकार उससे संबंध नहीं बना पाएगा तो उस विषय का कोई मतलब नहीं बैठता, फिर आपके लिए कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। फिर आप दूसरे की मृत्यु में जाके भी चुटकुले सुना सकते हो, बाहर से दुखी फेस दिखाओगे, अंदर से अरे भूख सी लग रही है, चलो कुछ खा के आए, चलो कुछ चुटकुलेबाजी चलती है, मुझे पता है। जब आप सैड फेस दिखाते हो पता है कि इन 4 को दिखाना है, बाकी बाहर आके कोई आपको दुख नहीं है क्योंकि अहंकार ने तो संबंध ही नहीं बनाया। तो इस तरीके से बाहर से विषय आते रहते हैं, मन प्रोसेस करता रहता है और ये सब जाल में उलझे रहते हैं हम, अटैचमेंट, डिटैचमेंट, ये वो पूरा हर्ट, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, ये सब इसी प्रोसेस का हिस्सा है। मन को हमारा जो अहंकार है
उसको बड़ा आनंद आता है, कोई ना कोई विषय उसे चाहिए, कोई विषय चाहिए। वो इतना पागल है कि अगर उसे बाहर से कोई विषय नहीं मिल रहा है, कोई बाहर से विषय नहीं है, तो स्वप्न अवस्था में कोई भी कल्पना क्रिएट कर लेगा। जो वो बाहर से विषय से ये सब चक्करबाजी होती थी, कभी आप आनंद लेते थे, कभी आप दुखी होते थे, यही वो स्वप्न अवस्था में करता है। वहां पे भी आपको चैन नहीं लेने दे रहा है। मेरे क्लाइंट आके बोलते सर मैं सपने बड़े खराब खराब आते हैं, कईयों को बड़े मजे वाले आते हैं, तो वहां भी चैन नहीं है, वहां भी हम चलते ही रहता है हमारा मन। तो दूसरी जो स्वप्न अवस्था है, इसमें भी हम बड़े अतरत से रहते हैं। लगभग लगभग जो रिसर्च हुई है, जो हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, वो सपने में ही हम कई बार रिफ्लेक्ट करते हैं उन चीजों। और लगभग लगभग काफी लोगों ने सुनता हूं कि डरावने ही होते हैं, वहां से गिर गए, वो मर गए, वो ये एक्सीडेंट हो गया, वो ये हो गया, वो हो जाए, इस तरह की लग। इसके बाद जो तीसरी अवस्था है, सुषुप्त अवस्था, निंद्रा अवस्था, उसमें अहंकार के पास कोई विषय नहीं है, काल्पनिक लोक का भी कोई विषय नहीं। उसमें वो अपने अहंकार, अपने में ही आनंद प्राप्त करता है। मतलब आप सो रहे, आपको सोने के बाद जो रिलैक्सेशन मिलता है, कोई विषय तो था ही नहीं, तो अहंकार अपने में ही वो आनंद प्राप्त कर लेता है। और बड़ा समाधि के करीब है ये विषय, लेकिन उतना ही नकारात्मक विषय है कि वहां आपको होश ही नहीं है। और वो आनंद को आप परमानेंट कैसे करोगे? कोई फायदा थोड़ी होता है, सो गए फिर उठ गए फिर हल्ला मचाना शुरू कर दिया, कितना सुला दें। तो उस रिलैक्सेशन का भी एक परमानेंट कोई इलाज नहीं हुआ अंतःकरण। उसके बाद जो चौथी अवस्था है, तुर्य, उसमें ये जो पूरा सिस्टम है, ये इसको चेतना की दृष्टि में इन तीनों अवस्थाओं से जब मुक्त हो जाता है, इसे शुद्ध चेतना बोलते हैं, चौथी अवस्था। और वो परमानेंट अवस्था, अगर आप तुर्य में जाके हम व्यवस्थित हो जाए, तो वहां पर ये सब झंझटबाजियां जो दिमाग में आपके चल रही हैं, सब हट जाएंगी। वहां पे साक्षी भाव बेसिकली उसे बोलते हैं हमको, या आत्मा भी बोलो तो ठीक है, क्योंकि चेतना की शुद्ध अवस्था को ही आत्मा बोलते हैं। आत्मा कुछ और चीज नहीं है, कोई अलग से कुछ पकड़ के नहीं लाओगे आप ऑलरेडी चेतना आपके अंदर है, लेकिन सब विशुद्ध अवस्था में है। ये जो तीनों तल हैं, ये विशुद्ध अवस्था में। परेशान रहोगे ही, ये कोई ना कोई अपना विषय पकड़ के आपको परेशान करेंगे। नहीं भी विषय है तो फिर अचेतन अवस्था है, वो सुप्ति अचेतन अवस्था, उसका भी क्या फायदा। तो चौथी अवस्था को बोलते हैं कि अगर वहां पर चले जाएं, तो आप इस पूरे मन को नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद क्या होगा कि जो ये मन आपका ये पागलपन की दौड़ लगाता रहता है ना, ये आप इसके कमांडर बन जाएंगे। फिर ये तब चलेगा जब आप चाहोगे, क्योंकि जब अहम को आपको समझ आ गया कि अब ये अटैचमेंट करता है, तभी तो परेशान होंगे। जब आप इस अवस्था में हो तो अहम तो काम ही नहीं, अहम को तो पूरा कंट्रोल आपने कर लिया। वहां बचा कौन विकृति के लिए? बचा ही नहीं। तो एक तो ये चार तल का ये मॉडल बताया गया है अपने को समझने के लिए। दूसरा पंचकोशीय मॉडल है।
उसमें पहला है अन्नमय कोश, दूसरा है प्राणमय कोश, तीसरा है मनोमय कोश, चौथा है विज्ञानमय कोश और पांचवा है कौन सा? आनंदमय कोश। बाद में करेंगे। तो 5 कोश, इससे आप अपना पूरा स्वरूप, बीमारी, पूरा स्ट्रक्चर समझ सकते हैं एक्चुअली क्या चीज। अन्नमय कोश में शरीर का रेशा रेशा इस अन्नमय कोश का हिस्सा है। जो भी आप खाना खाते हो, धूप लेते हो, कोई भी चीज जो आपके शरीर को बना रही है वो अन्नमय कोश का हिस्सा है। ये हमारे लिए जरूरी है। एनिमल इसी कोश में लगभग रहते हैं, उन्हें इससे ज्यादा का मतलब ज्यादा होता नहीं है। उन्होंने खा पी लिया, दैट्स इट, फिनिश। उसके अलावा उन्हें कोई दुनिया से लेना। तो उसमें दोनों ही आप आ जाओगे, एनिमल भी आ जाएंगे, आप भी आ जाओगे। आपको कोई विशेष, कोई भी आपकी एक्टिविटी विशेष नहीं है, उसमें अचेतन अवस्था है लगभग। दूसरा प्राणमय कोश, वायु। आपका पूरा शरीर गति करता है वायु से। जितनी भी चीजें गतिमान है वो सब वायु में ही लगभग रखी जाती है। उसके बिना चल ही नहीं सकता सिस्टम, तो उसका कंट्रोल। लेकिन जैसे कि कई बार अनुलोम विलोम या प्राणायाम करते हैं तो आप देखिए, आप अपने मनस्थिति चेंज कर सकते हो। सांस को कंट्रोल करके आप मनस्थितियां चेंज कर सकते हो। रिसर्च है ये पूरी। जिनको टेंशन रहती है, शॉर्ट ब्रीथिंग करते हैं वो लोग, सांस पूरी नहीं लेते, वो डीप ब्रीथ नहीं आता उनको, शॉर्ट ब्रीथ है उनका, इसलिए क्विक टेम्पर है वो। उनका मन पे कंट्रोल कम होता है, क्योंकि प्राण एक ऐसी चीज है जो मन को नियंत्रित करती है। मन को कोई नियंत्रित नहीं कर सकता बेसिकली। आप कोई भी टेक्निक यूज कर लो, भाग निकलेगा जब तक। लेकिन प्राण पे अगर आपने काबू पा लिया तो मन पर काबू पा सकते हैं अपन लोग। तो जो तीसरा इसमें कोश है वह मनोमय कोश। इसमें विकृत विचार, कोई ठिकाना नहीं, कौन सा कब आएगा कब नहीं आएगा, सिर पैर। ये ऐसा कोश है जिसमें कलेश मचे रहते हैं। सबसे ज्यादा एक्टिव होता है अहम इस वाले कोश में, और बड़ा हेल्पलेस सा इंसान अपने को अंतःकरण में पाएगा। मन के इस कोश में जो भी वेस्टर्न रिसर्च है, क्योंकि तो मैं ईस्टर्न का बता रहा हूं आपको, वेस्टर्न जो रिसर्च है वो डिफरेंट है थोड़ा सा। क्योंकि उन्होंने तो मनोमय कोश को बोल के एक तो एक्सप्लेन किया है, काफी एक्सप्लेनेशन है, लेकिन जो वेस्टर्न रिसर्च है ये एक्चुअली जो इच्छा होती है, इसको आनंद आता है इच्छा पूरी करके इस मनोमय कोश में। अब हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि सारी इच्छाएं जो हम करते हैं वो पूरी नहीं हो सकती। मनोमय कोश में अहम को केवल एक ही कारण से आनंद आएगा कि हमारी इच्छाएं पूरी होती है तो बहुत आनंद में है वो। हम कहते हैं कैसे वो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वो तभी कोई बात है, वो आनंद में। लेकिन सारी इच्छा पूरी नहीं होती। फिर क्या प्रोसेस होता है, मन के अंदर जो पूरा सिस्टम लगा हुआ है, ये चित्त बुद्धि ये सब इसके अंदर ही लगे हुए हैं सिस्टम मन के अंदर, वो उठा के उसे अनकॉन्शियस में फेंक देगा उस इच्छा को। क्योंकि अगर वो सतह पे रही तो आपको परेशान करती रहेगी, एक सेकंड के लिए हटेगी नहीं वहां से। तो हमारा मन उसको, और कोई काम भी हम कर पाए, उसको उठा के फेंक देगा अचेतन में, रिप्रेस कर देगा, रिप्रेशन बोलते हैं। अब जैसे ही हम रिप्रेस करते हैं, इसे बोलते ना भूल गए, कोई नहीं भूल सकते भैया, पिछले जन्म नहीं भूल सकते। तुम कोई बात भूल जाओ, ये वो ही बात याद रहती है बेसिकली।
जिसे तुम बोलते हो मैं भूलना चाहता हूं, उसे तो तुम भुला ही नहीं सकते, असंभव बात है, ये मन का प्रोसेस नहीं है। कई मेरे क्लाइंट आके कहते हैं सर ये बात तो हम भूलना चाहते हैं, संभव नहीं है बात। फंसते ही तभी है, भूलना चाहते हैं, भूल कैसे जाओगे तुम? तुम्हारा इतना नियंत्रण आ जाए तो फिर बात ही क्या है, भूल नहीं सकते। तो जैसे ही वो रिप्रेशन को भूलना बोलते हैं कि अब सर हम कहीं और कुछ भी काम कर ले, बेसिकली वो रिप्रेस हुई है, गई कहीं नहीं है वो बात जो तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई। फिर वही सपने में आती है, डरावने सपने के रूप में आएगी, ये हो गया वो हो गया, सपने, रात को नींद खराब है, बार बार बीच में उठ रहे हो, ये सब रिप्रेस के कारण होता है। जिनका मन रिप्रेस नहीं है, आप पलक बंद हुआ सो गए। जिनको नींद का इश्यूज आते हैं वो सब उन्होंने अपनी इच्छाएं रिप्रेस की हैं और वही रिफ्लेक्ट हो रहा है रात को। और ये जो रिप्रेस वाला एरिया है 90% एरिया है आपके मन का, 10% केवल कॉन्शियस पार्ट। जैसे स्क्रीन देखते हो ना आप अपनी एलईडी की, बस स्क्रीन तो है ही कितना हो, 10% एरिया, पीछे का प्रोसेस आपको क्या पता, 10% एरिया है वो केवल। तो आपका कोई कंट्रोल नहीं है क्योंकि 90% स्थिति अचेतन है। आपको पता ही नहीं चलता कब क्या हो रहा है, कब आपका मूड स्विंग हो रहा है, कब क्या बात हो रही है, कब मन उदास हो रहा है, कब क्या शरीर हरकत कर रहा है, कोई पता नहीं चलता। आप तो विक्टिम हो, पिटाई खाने वालों में से हो, क्योंकि 90% अनकॉन्शियस पार्ट है मनोमय कोश का। और जो इच्छा पूरी नहीं होती, यदि उसमें बहुत सारी इच्छाएं ऐसी है वो आप शेयर नहीं कर सकते, शेयर करी तो वैसे पिटे, पूरी होने की बात तो छोड़। और हमारा माइंड नेचुरली प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। सब अनैतिक नैतिक बातें जो करते हो ना, ये सब सामने ढोंगबाजी चलती है। पीछे आपके सारा नैतिक अनैतिक आप अपने को जानते हो। केवल सेक्स और पैसे के अलावा तीसरा चीज आपको पता नहीं है बेसिकली। सब वहीं उसी के इर्द गिर्द परिवार, बच्चे, और बस वहीं पे इर्द गिर्द घूमता है, इससे ज्यादा आपका कोई हिसाब किताब नहीं। और जो हमारा जो ये तुर्य अवस्था है और ये है, ये तो कोई बात ही नहीं हो रही, वहां पे तो बड़ी संस्कारी बातें हो रही हैं। अचेतन मन कहीं और ही घूमा पड़ा है, कॉन्शियस पार्ट कहीं और ही घूमा पड़ा है, हम पगला से जाते हैं। फिर 80% मैरिड लोगों के बाहर अफेयर है, जिनके बच्चे कॉलेजों में पढ़ रहे हैं। 70-70 साल के लोगों का ये हाल होता है। और जिनके अफेयर है उनसे कोई कर भी तो रहा होगा, चलो मान ली यही लुच्चे हैं, जो इनसे कर रहा है वो क्या है? एक गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड को मजाक में थोड़ा सा गंदा मैसेज भेज दिया, चुटकुला भेज दिया कि बड़ा मजा आएगा। बॉयफ्रेंड ने फोन करके कहा कि तुझे किसने भेजा, पहले तू ये बता, तुझे भी तो किसी ने भेजा होगा। तो हम जो अचेतन के खेल हैं ये समझना बड़ा मुश्किल है। जिन पेरेंट्स के खुद के 6 बच्चे होंगे, अगर उनके बच्चे किसी से मिलाए, मैसेज आ गया, मैसेज चला गया, तो समझ लो जंगे ऐलान हो गया टीपू सुल्तान। और वही पेरेंट्स दूसरे के जब बच्चे होते हैं उन्हें कहते हैं कोई बात नहीं, आजकल तो मॉडर्न जमाना है, सब चलता है, क्या हो गया, ड्रिंक कर ली तुमने, सिगरेट पी ली, होता है आजकल, क्या हो गया। और जब खुद के बच्चे अगर ड्रिंक कर लिया या सिगरेट पी लिया या मैसेज कर दिया या कहीं अफेयर चला दिया, तो समझ लो बवाल। तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं, तुम्हारे बच्चे तो आसमान से आए थे डायरेक्ट, तुमने तो जिंदगी में कुछ सुना ही नहीं,
तुमने कुछ समझा ही नहीं। तुम तो ऐसे घूमते रहते हो। राम भगवान के भी बच्चे थे यार, तुम ऐसे क्यों घूमते रहते हो? अब बच्चे विकृति में फंस जाते हैं कि यार ये तो संस्कारी माहौल चल रहा है, अंदर हमारा माइंड जो प्लेजर के लिए पीछे पागल है वो कुछ और ही कहानी कर रहा है, और एक ऊपर से जो चल रहा है वो अलग ही चल रहा है। ये नहीं समझ नहीं आता हम कहा जाए। सैकड़ों चीजों में मन फंसा पड़ा है। मन इसको सुलझाता कैसे है? अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। सिगमंड फ्राइड ने सुपर ईगो, ईगो और इड, ये 3 मॉडल बताए मन को समझने के लिए, और पूरी साइकोलॉजी मेरी इस पे चलती है। मैं तो बहुत सारे एरिया बता रहा हूं, मैं काम बेसिकली इस माइंड वाले एरिया पे करता हूं। मैं जो मनोवैज्ञानिक हूं, मेरा ये वाला एरिया है बेसिक, ये तुर्रे वाला मेरा एरिया नहीं है। मतलब वैसे हम डिस्कस करते हैं, लेकिन मेरा एरिया तो ये माइंड वाला है। अब उसमें क्या है कि जो इसमें सुपर ईगो पार्ट है, ये बड़ा नैतिक पार्ट है, बड़ा संस्कारी पार्ट है, बड़ा अच्छे सी इमेज हम प्रोजेक्ट करते हैं बाहर। मतलब क्या, मतलब भगवान भी होंगे, मतलब अलग ही लेवल पे प्रोजेक्ट हो रहा है। बच्चों को तो समझ ही नहीं आता इतने संस्कारी कहां से आए। बच्चों किसी को समझ नहीं आता। जो इड पोर्शन है, ये प्लेजर पोर्शन है, ये डार्क वेब है मन का। इसको क्या चाहिए? इसको केवल मजे चाहिए। गो टू हेल योर संस्कार और वट एवर यू आर सेइंग। वो ऐसे नहीं बनेगा तो ऐसे रास्ता बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा तो ऐसे बनेगा, कैसे भी नहीं बनेगा तो सपन लेके अपन लेंगे, क्योंकि रियल वर्ल्ड में तो वो मिल नहीं रहा। अब सब दूसरा वर्ड चालू करेंगे अपन। अहंकार के बहुत तरीके हैं अपना अरेंजमेंट करने। अब ये प्लेजर और ये सुपर ईगो की लड़ाई जाती है। माँ बाप सुपर ईगो और बच्चे इड पोर्शन, खूब हंगामा चल रहा है दोनों में। दोनों की बिलीफ सिस्टम ही नहीं मिलते, दोनों की फिलॉसफी ही नहीं मिलती। तो ईश्वर ने तो, या क्या बोले, ईश्वर ने लगाया क्या, कैसे लगा हुआ है वो नेचुरल सिस्टम वो, तो उसके अंदर एक जो ईगो पोर्शन है, जिसे वही अहम की बात कर रहे हैं, अहम ये देखता है एक बात के पीछे, लड़के को लगा यार इस लड़की को ऑफर दे दिया जाए, मान लो उसके मन में इच्छा उत्पन्न हुई, तो वो जाते हुए डर रहा है कि मना कर दिया तो थप्पड़ मार दिया तो 100 जूते पड़ेंगे, और लड़की के आसपास भी इस तरह का माहौल है कि जूते पड़ेंगे ही पड़ेंगे। अब मन में इच्छा तो है कि जाके बोल दूं, लेकिन जूते पड़ने का अहम को डर भी है। तो अहम कहता है कि बेटे सुपर ईगो की बात सुनो। अब सुपर ईगो क्या कहता है कि हर लड़की को बहन की दृष्टि से देखो, शादी से पहले ऐसा किसी को ऑफर नहीं देना, कुछ नहीं करना, कोई गलत काम नहीं करना। सुपर ईगो एक्टिव हो गया, उसने अपनी सारी फाइल खोल दी। सारी फाइल जैसी खोली, मन अपना पीछे हट गया। अब इसी का खेल देखो इसका। मन ने फिर कहा कि छेड़ें किसी लड़की को, कोई बात करे, प्रपोजल दे। अब गए घूमने, थोड़ी दोस्ती ज्यादा हो गई, ड्रिंक विनिंग करने भी साथ में चले जाते हैं, सिगरेटें भी साथ में पी लेते हैं। तो मन को पता चला इतने डर वाली बात तो है नहीं, अगर मना भी कर दिया तो जूते तो पड़ेंगे नहीं, भी पड़ेंगे। तो ईगो ने कहा इड की बात सुन लो, चुपके से अपना आराम से बात कर लो। इड को अलाउ कर दिया, इड ने जाके ऑफर दे दिया, ईगो ने ऑफर दे दिया, इड की बात मान ली। अब इड अपने रेफरेंस खोल रहा है। क्या रेफरेंस खोल रहा है? अरे इस उम्र में ये सब तो चलता ही है, क्या हो गया कुछ अगर हमने किसी को कह दिया तो, सब कर रहे हैं, हमने कर दिया, क्या हो गया? कौन है ऐसा जिसका कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है? हमने कर दिया तो क्या तूफान मचा है? इड खुला हुआ है अभी। इड को अपनी इच्छा पूरी करने का पूरा मौका मिला, क्योंकि ईगो पोर्शन ने उसको परमिट किया। परमिट कौन किसको करेगा? सिचुएशन के अकॉर्डिंग, दैट इज द माइंड। आप एक ही कॉन्टेस्ट में अलग अलग डिसीजन ले सकते हो। इड, ये ईगो नहीं पिटना चाहिए, अहम नहीं पिटना चाहिए, क्योंकि पिटाई तो इसकी होगी ना, जब गाल पे झापट लगेगा तो
ईगो हर्ट होगा। तो वो अपने को बचाने की अवस्था देखता है, और वो पूरा तो ईगो भी करना चाहता है इड को ही। ज्यादातर चांस उसके ये होंगे, पूरा प्रयास ये होगा कि इड की इच्छा पूरी की जाए। लेकिन मजबूरी कभी फंस जाती है कि सुपर ईगो को बीच में ले आते हैं, और जब माँ बाप बन जाते हैं तो सुपर ईगो ही बचा, इड वाला काम तो खत्म हो गया सारा हमारा। इड वाला तो कोई काम बचा ही नहीं है, अब तो ज्ञान बांटने का काम बचा। गीता के 2 श्लोक सुनाए और वो बताया हम कितने संस्कारी थे, ये बताया, बच्चों को लगा संस्कारी ही होती होगी दुनिया। तुमने क्या क्या कांड किए पता नहीं है तुम्हें? नहीं पता। 70 साल के आदमी की, 80 साल के आदमी की सिटिंग लेता हूं, एक एक को जानता हूं अंदर से, क्या क्या सोचते हो और क्या क्या नहीं सोचते पता नहीं है। 7 बार फांसी दी जाएगी तुम्हें अगर तुम्हारा अनकॉन्शियस खोल दिया तो। मैं वृद्ध लोगों की बात कर रहा हूं, जवानों की तो बात ही छोड़ दो, इनको तो एड पोर्शन में डाल ही रखा। तो ऐसे हमारा ये पोर्शन, जैसे वही अटैचमेंट वाली बात बताई, जब ईगो जिससे अटैच है तो वहां पे फॉरगिवनेस बहुत ज्यादा होगी। अरे तो मेरा बच्चा यार कर दिया, छोड़ यार, जाओ चलो। कोई और फंस गया, कैसे कर दिया तुमने, तुम नपोगे। क्योंकि अब तो ईड में मजा कब आता है, दूसरे को आप देखते हो ना आजकल वो कॉमेडी कैसे चलती है, दूसरे को रोस्ट करना है कॉमेडी, और क्या होती है इससे ज्यादा और तो कुछ नहीं। वो कपिल शर्मा, वो कौन उसके भारती नहीं, वो दूसरी जो उसके साथ वाइफ बन के आती, सुमोना। पूरी कॉमेडी के अंदर सुमोना की बेइज्जती के अलावा क्या हो रहा है। और आजकल तो और भी जो इंजीनियर बच्चे हैं, कुछ और भी नए नए कॉमेडियन आ गए हैं, स्पेशल रोस्ट ही करने के लिए आते हैं। और रोस्ट सुनोगे ना आप हिल जाओगे, पूरा इड पोर्शन को ना चिथड़ा उड़ा रखे इड के, आप सुन नहीं सकते। संस्कारी वालों के बस की नहीं है वो सुनना, संस्कारी वाले तो बंद कर दो, वो चुपके से सुनना, जब बच्चे सुन जाए तब सुनना, तुम तो सबके सामने मत सुनना, वरना बच्चे कहेंगे अच्छा तुम भी इसी खेल में हो, हम तो थे ही। ड्रिंक करते हैं जब फ्रेंड्स में, तो कोई ड्रिंक कर रहा है तो बच्चे छुपा के करेंगे, पता ना चले, खराब आदत ना लग जाए। सिगरेट पीने की पूरी कोशिश करता है कि बच्चे से बच के किया जाए। तुम इतने कैसे मजबूर हो गए, तुम्हें पूरा ही लग रहा है, छोड़, तुम भी तो मजबूर हो ना, तुम्हें भी तो इड पोर्शन ने पूरा चालू कर रखा है ना। ये मैं 2-4 एग्जाम्पल बता रहा हूं, सैकड़ों चीजें अपने अंदर चेक करना कि कब ईगो पोर्शन ने किसको सपोर्ट किया। ये जितने बजरंग दल वाले हैं ये कितने संस्कारी हैं, आपको इनकी संस्कारी पने का पता चल गया ना, 100 जूते पड़ेंगे इनके। जबरदस्ती का सुपर ईगो मचा के वो वैलेंटाइन डे पर हम वो करते रहते हैं कि साहब ये नहीं हो रहा। क्या ईमानदारी से बजरंग दल वाले ये कह सकते हैं कि साहब हम कोई गलत थॉट नहीं हमारे मन में आता? कोई एक इंसान। आधे से ज्यादा इंडिया में मार काट तो इसी संस्कारी पने में मची पड़ी है, इस कारण डिसऑर्डर बढ़ा पड़ा। कह ही नहीं सकता व्यक्ति अपनी बात, कहेगा तो पिटेगा, रिप्रेस करेगा तो अंदर से पिटेगा, फिर सपने आएंगे, फिर गलत सलत, फिर बॉडी में सिम्टम आएंगे, फिर हम बैठे ही हैं। अगर तुम्हें मैनेज करना आ जाए खेल, ये ऐसा है तो मैनेजमेंट ही बढ़िया मैनेजमेंट लगा हुआ, ईगो अपना देखता है कि इससे कैसे बात बनी। गांधी तक के बारे में गजब की बात है। जिस रात पिता की मृत्यु हुई, इतने ज्यादा लष्टी थे गांधी, पिता की मृत्यु हो रही है और पत्नी के साथ लिप्त है, भारी नहीं आए, एक गांधी का नाम है ये। और उसके बाद खुद लिखा है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ में, हम नहीं कह रहे,
पूरी बुक में खुद गांधी, ये साहस की बात है, मतलब मैं गांधी को इस मामले में साहसी बोलता हूं, आई कैन नॉट राइट दैट थिंग। गांधी ने कमाल की बात है लिखा खुद, उसके बाद गिल्ट हुआ मेरे को, गांधी बोला। गांधी ये सर, अब उसने सच्चाई बोल दी, हम बोलते नहीं है इतनी सी बात, हम कौन सी बीड़ी पी गांधी ने, वो छूटी बीड़ियां उठा के पी लेते थे गांधी। खूब गलत काम जितने हुए हैं, प्रोस्टिट्यूशन में गए, साउथ अफ्रीका जा रहे तो गलती से बच गए वो। उसके बाद जानबूझ के लड़कियों के साथ सोते थे कि मेरे को फीलिंग तो नहीं आ रही है। खूब एक्सपेरिमेंट किए गांधी ने, पूरी माई फ्रेंड विद ट्रुथ ने खूब लिखा हुआ है। सच्चा, इस मामले में सच्चा इंसान मानता हूं। और शायद चेतना भी उठती होगी इस बात से। आसान बात नहीं है, मर्डर करना आसान है, गोली चलाना आसान है, हर चीज आसान है, लेकिन अपने अनकॉन्शियस को रिवील करना वेरी डेंजरस गेम। क्योंकि समाज खुद भले ही कर रहा हो, उसने सुन लिया कि तुमने क्या, तुम तो बड़े ही यार हद पार हो गई। तो ये सब चूहे बिल्ली के खेल अपन लोग मनोमय के कोश में खेलते रहते हैं। अहम वहां पे लंबे समय तक टिकना, उसे मजा आता है, सबसे फेवरेट जगह है वो, सभी तलों पर अहम रह सकता है, सभी तलों पर। ये तल उसके लिए फेवरेट है, वो सबसे ज्यादा मजा आता है चुगली। मजा क्यों आता है? अब मान लिया अब चुगली करोगे, कौन से कोश में करोगे? मनोमय के कोश में करोगे, क्योंकि जैसे रोस्टिंग होती है ना, ऐसी जब चुगलियां होती है तो इड पोर्शन का बड़ा मजा आता है, हम तो बड़े अच्छे, यही है नालायक। इसका हालत देखो, ऐसे एनालाइज करते हो आइंस्टीन की तरफ की, देखो कितना बेकार आदमी, और इतना मजा आता है मन को, बड़ा रिलैक्सेशन। कभी चुगलियां करके देखना, मजा आएगा तुम्हें स्ट्रेस हो रहा है ना, 2-4 हजार चुगली कर दो। सही बता रहा हूँ मैं, स्ट्रेस बस्टर चीज बता रहा हूँ आज तुम्हें। किसी को पकड़ लाओ, फ्रेंड को पकड़ के एक तीसरे को पकड़ लाओ जिसने गलत हरकतें की थी, वो सड़क पे पिटा था लड़की से, उसके फोन करके दूसरे वाले दोस्त से चुगली करनी है, बड़ा शरीफ बनता था यार, देखो कैसे पिटा था, कितना मजा आया था, सारा स्ट्रेस उतर जाएगा 10 मिनट में, देखना बड़ा आनंद सा आ रहा होगा यार, अपन तो बड़े अच्छे हैं, वो तो पिटाई था, हम तो पिटे भी नहीं। भी बोलने लगता। तो अहम को इस वाले एरिया में रहने में खूब आनंद आता है, लेकिन है बड़ा तकलीफ वाला एरिया, ये आपको ही पीट गिरेगा किसी से, क्योंकि जब कॉन्फ्लिक्ट में फंसेगा तो आपको समझ नहीं आएगा मैं कहां से भागूं, क्योंकि कई बार ईगो के पास भी कोई रास्ता नहीं होता, ना तो सुपर ईगो की बात सुन सकता, ना ईड की सुन सकता। अब ईगो ऐसे पकड़ के बैठा रहता है, ईगो कहता है दबाओ इसे, रिप्रेस करो, हमारे बस से बाहर है, अभी कोई पूर्ति नहीं हो सकती किसी चीज की तुम्हारे, ना सुपर ईगो से बात बनेगी ना इससे बनेगी। मेरे सारे पेशेंट पता कौन है? जिनका ईगो कोलैप्स कर गया, सुनता ही नहीं ना ऊपर वाले की राइट की, उन्हें कहीं मजा ही नहीं आ रहा, पता है? वो बोलते हैं सर ना मोबाइल चलाने में मजा आता, ना घूमने में मजा आता, ना कुछ खाने में मजा आता, ना किसी से बात करने में मजा आता। मजा क्यों नहीं आ रहा? अब ईगो दोनों पोर्शन में से किसी को लाए तो कुछ मजा आए, क्या भक्ति में लगे कि लष्टी में लगे, लेकिन अब उसको, क्योंकि ईगो ने दोनों में हाथ खड़े कर दिए, भाई तुम्हारा चक्कर मेरी समझ से बाहर है, ईगो ने दोनों। तो अब इंसान कहां जाए? जो उसका रक्षक ईगो था, जो इनको मैनेज करता था पागलपने को, इसने हाथ खड़े, अब ये दोनों लड़ रहे हैं पागलों की तरह, हट गया ना बीच में से ये। अब कौन लड़ाई हो रही है? ईड और सुपर ईगो, इन दोनों को रियलिटी से कोई लेना देना, बकवास करनी है इन्होंने, चै चै ऐसे होना चाहिए था, वैसे हो, रियल है नहीं है, लॉजिकल है कि नहीं है, रैशनल है कि, कोई मतलब नहीं। हमने सोचा था सर, नहीं हुआ ना, अब ईगो ने कहा भैया लड़ो, ईगो बाहर। अब 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, सॉल्यूशन ही नहीं हो रहा, क्योंकि जब ईगो भाग गया तो सॉल्यूशन कराएगा कौन? मात्र इसका जो अगला कोश है वो है विज्ञानमय कोश। इसमें बुद्धिजीवी लोग रहते हैं। ये एक ऐसा प्रभाव है जो मन को अपने नियंत्रण में कर लेता है, एक जगह फोकस हो जाता है मन।
अधिकतर आप विद्वान लोगों को देखेंगे बहुत ज्यादा स्कैटर्ड होने की जगह बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं। एक ऐसा प्रभाव पैदा कर देता है विज्ञानमय कोश उस मन के ऊपर, जैसे मैग्नेटिक फोर्स होता है ना, इस तरीके का एक फोर्स है। आप आइंस्टीन या और किसी को साइंटिस्ट को देखेंगे या कोई बड़े प्रोफेशनल वाले को देखेंगे तो थोड़े से वो केंद्रित इसलिए, एक मन का ऐसा एरिया, एक ऐसे प्रभाव क्षेत्र में है मन के कि वो ये हरकतें कर नहीं सकता, उसके पास इतना टाइम भी नहीं होगा कि इनके बखेड़े सुलझाए, तुम यहीं पड़े रहो, आई विल फोकस ऑन दैट। काफी अच्छी स्थिति है ये इस नीचे मनोमय कोश से विज्ञानमय कोश, काफी अच्छी स्थिति। काफी असंतुष्ट दिखेंगे ये लोग, परेशान होंगे, क्योंकि अभी भी अहम तो इसमें भी है ना, अहम जहां तक रहेगा वो पिटाई करेगा, क्योंकि नीचे भी तो उतर आएगा ना। ऐसा ही नहीं है एक ही तल पे रहता है असल में। कभी देखा विज्ञानमय कोश में रह आया, जैसे घर पे गए तो मनोमय कोश में आ गया मन, अब पत्नी से लड़ रहा है साइंटिस्ट, उसके बाद मनोमय कोश से नीचे भी उतर आ सकता, किसी भी कोश में कभी भी ये शिफ्टिंग चलती रहती है ये। तो विज्ञानमय वाले जो लोग हैं वो इससे बेटर है। उसके बाद आता है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश में अहम तो रहता है लेकिन विषय खो जाते हैं, कोई विषय नहीं है, अहम अपने ही आनंद में लिप्त है, अजीब सी शांति जो उसे कभी नहीं मिली, बड़ा रिलैक्सेशन। कभी कभार मेडिटेट कर लेते हो, लगता होगा आपको बड़ा शांति से मिली है, कहीं भजन कीर्तन कराए, कहीं गाने सुन लिए, कहीं डांस डूंस कर लिए, वही स्पिरिचुअल टच वाले में, तो उसमें कोई विषय नहीं है जिस वजह से आपको आनंद आ रहा है, लेकिन उसमें आनंद आ रहा है, आपको भी नहीं पता क्यों आ रहा है, आपने कहा बहुत अच्छा लगा, बड़ा आनंद आया, क्यों आया भी नहीं पता क्यों आया। तो ये आनंदमय कोश है, लेकिन अहम इसमें भी है, अहम ज्यादा देर आनंदमय कोश में नहीं रह सकता, फिर उतर के नीचे आ जाएगा, किसी तल पे गिर पड़ेगा, इन तीनों में से नीचे में किसी में भी जाके गिर पड़ेगा। इसीलिए ये भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है आनंदमय कोश वाला। आप देखते हो कभी आ गया आनंद, बाकी टाइम तो परेशान से ही रहते हो, तो सॉल्यूशन तो नहीं हुआ, मुक्ति तो नहीं मिली आपको। तो आनंदमय कोश भी एक प्रलोभन है। कहते हैं कि ये ध्यान विधियां भी आपके मुक्ति में सबसे बड़ी बाधा है आनंदमय कोश। नीचे वाले तो जो हैं ये आनंदमय, क्योंकि आनंदमय कोश में थोड़ा सा आनंद ले लिया, ये तीनों तलों पे भी मजे ले लिए, इन पे भी मजे आ रहे हैं, आनंद में भी मजा आ रहा है, तो लेकिन फिर भी डिसऑर्डर फॉर्म कम होगी, क्योंकि आनंदमय कोश वाले क्या करते हैं, अगर इन तीनों चारों तरह पे कहीं फंसे तो कहते हैं सब हटाओ पीछे, तो वो ऐसे डिसऑर्डर फॉर्म में नहीं फंसते, लेकिन वो भी कोई बहुत बढ़िया नहीं है, क्योंकि मुक्ति में तो सबसे बड़ी बाधा आनंदमय कोश है, आत्मा से आपको ये मिट नहीं करने देगा, क्योंकि वहां पर उसको रुक तो हो सकता नहीं है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, या तो यहां से ट्रांसिट कर जाए, आत्मा तक निकल जाएगी, या ये किसी में नीचे जाके गिरेगा, ये तो इसे करना ही है। कोई रेयर पर्सन उसको उठा के, उसमें जब वो अवस्था आ जाए आनंद में, इसको उठा के उधर पलट देता है, शिफ्ट कर देता है। ये तो फिर परमानेंट ब्लिस की अवस्था है, परमानेंट, कोई कियोस चल रहा हो, हंगामे चल रहे हो, कुछ भी चल रहा हो, बिल्कुल इतने आनंद में, मतलब यू कैन नॉट इमेजिन दैट, क्योंकि अहम भी नहीं है वहां, अहम ही तो गिरेगा, अहम भी तो नहीं बचा, क्योंकि उस अवस्था में जाने के लिए अहम को भी गिरना होगा, आखिरी सरेंडर अहम भी होगा, अहम उस अवस्था में नहीं जा सकता। और यहां पे 100% दाव लगेगा आपका, इसलिए शायद मैं पढ़ रहा था एक बुक, डेथ बिफोर डेथ, क्योंकि इसके बाद जाने के लिए एक आपको डेथ वाली फीलिंग आएगी, सब मतलब आप हो ही नहीं, यू आर नॉट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड।
मतलब जो मरने के बाद भी कोई अवस्था होती होगी तो जीते जी वो ऐसा इंसान है, बॉडी में है वो केवल आनंद में है। जितना पूरे जीवन में भी सब आनंद इकट्ठे करोगे ना, इतना एक सेकंड में गिरता है उसमें, एक सेकंड में। उसको झेलना के लिए अहम तो मर जाएगा अगर उसे झेल लिया, अहम के तो परखंड छोड़ जाएंगे, इसलिए अहम को तो त्याग के ही उसमें जाना पड़ेगा। अहम के साथ अगर उस अवस्था में चलेंगे तो अहम ब्लास्ट कर जाएगा। लेकिन वो बहुत रेयर ऑफ द रेयर पर्सन है। किसी आप कृष्ण बुद्ध की बात करते हो तो वही सब ये सब लोग हैं, गुरु नानक देव की बात करते हो, ईसा मसीह की बात करते हो, मोहम्मद साहब की, ये सब वहीं पे ही उस आनंदमय कोश से पार कर गए उसको, वरना नीचे ही गिरोगे आके। मतलब 0.00001% भी चांस नहीं है कि आप ट्रांसेंड मारोगे, नीचे ही गिरोगे आगे आप। और लोग दिक्कत क्या है, इसे डेस्टिनेशन मान लेते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ये डेस्टिनेशन नहीं है, ये मीडियम है बस। उस तक पहुंचने का जितने और कोश माध्यम है वहां तक पहुंचने के, आनंदमय कोश भी केवल माध्यम है। और सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल भी अगर मुक्ति चाहिए, उससे बड़ी क्योंकि आनंद आ रहा है वहां पे भी, लेकिन अहम के साथ आ रहा है, रुकेगा ही नहीं माइंड वहां पे। इसीलिए सरेंडर की बात होती होगी शायद, जो गीता में कृष्ण, वो अलग अलग टेक्निक्स जो हैं वो ये फोर्थ फिफ्थ स्टेज को क्रॉस करने की ही है बस। क्योंकि आपके भजन कीर्तन से सरेंडर नहीं होगा, नाच गा होगे कहीं, कहीं प्रसाद चढ़ाओगे, कहीं ध्यान में बैठाओगे, सरेंडर नहीं होगा उससे। क्योंकि फिफ्थ स्टेज से तो आप ट्रांसिट नहीं कर सकते ना। सेकुलर अहम को खत्म होना समझ रहे हो, मतलब हो ही नहीं, पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया है वो। और ये लोग फिर लगभग लगभग इनकी स्थिति ऐसी है, बहुत ही इनको कोई उकसाया जाता होगा, अदरवाइज मेरे को नहीं लगता इन्हें किसी भी फिजिकल में भी किसी व्यक्ति को कुछ करने की इच्छा बसती होगी उसमें, कि कुछ बोला जाए, कुछ कहा जाए। बुद्ध को बहुत प्रोवोक किया गया एक्चुअली, बहुत कंपैशन वो बह तो रही थी कि मतलब आप बोले, वरना उन और बुद्धा के कई शिष्य ऐसे थे, वो तो जब उस स्थिति को प्राप्त किया उन्होंने, वो तो बैठे के बैठे ही रह गए, वो तो हिले ही नहीं। एक बोधि धर्म था, बोधि धर्म जब फरमा गया, दीवार की तरह मुंह करके बैठ गया। तो किसी ने कहा देखो बोलो, तो उसने कहा क्या देखूं क्या बोलूं मैं, बस फिनिश, बोला ही नहीं उसके बाद वो जीवन। दीवार की कुछ देखने को उसको वो ही नहीं रहा कि मैं कुछ पहाड़ देख लूं, कुछ ये देख लूं, दीवार की तरफ मुंह करके बैठे ही रहा बस। तो वो अवस्था मतलब बहुत आपको बहुत ऐसी लग रही होगी, बड़ी बोरिंग स्पिरिचुअल, वैसी बात नहीं है। यू कैन नॉट इमेजिन दैट थिंग। वरना अगर जरा सी बची कुची कसर होगी तो लौट आओगे नीचे वाले तलों पे। वो तो बैठा ही है हम नीचे पिटने के लिए, वो उसमें नीचे आने के लिए। तो ये एक डायमेंशन दी गई है पंचकोशीय, और ये 4 तलों का चेतना वाली, जिससे आप अपने बारे में समझ सकें, आप किस अवस्था में हैं ये समझ सकें, आप किस तरह सोच रहे हैं ये समझ सकें। और हमेशा जब भी आपकी अवेयरनेस कॉन्शियसनेस जिंदा है, क्योंकि चेतना जब विशुद्ध शुद्ध वाले तल पे जाएगी तो उसके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऑटोमेटेड है। आनंदमय कोश में भी है सॉल्यूशन, मैं ये बात कहूँ, ऐसी बात नहीं है बिल्कुल बेकार कुछ नहीं है, वो ऑब्स्टेकल ही है। अगर इन तीनों चारों तलों पे आप कहीं उलझ रहे हो,
और आप आनंदमय कोश में चले गए किसी भी समस्या के साथ, वो सॉल्व हो जाए। इसलिए कई साइंटिस्ट जब उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, आइंस्टीन जैसे भी जब आनंदमय कोश में वो रहते हैं, उन्हें रहना पड़ेगा। तो जबकि कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं था, आइंस्टीन गैलेक्सियों का पूरा डाटा लिख देता था पेपर के ऊपर। हाउ इज इट पॉसिबल? गैलेक्सियों का कितना दूरी पर, लाइट ईयर पर वो दूसरा गैलेक्सी है कि कोई प्लेनेट है, इट्स नॉट इजी। कहां से उसके पास वो चेतना आती थी? और इसी तल को जो हमारे गणितज्ञ थे भारत के रामानुज, उनके पास जो 5th पास फेल थे, पता नहीं पास थे वो, लंदन में उन्हें बुलाया गया रिसर्च पर। वहां के साइंटिस्ट को नहीं पता चलता था ये इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी। रामानुज से पूछा कि तुम्हें कैसे पता चलता है, और वो सोते सोते सॉल्व कर देते थे उसको। तो बोलते थे कि एक देवी आती है, वो मुझे इसका आंसर बताती है। जबकि मैं बहुत, क्योंकि मैं इन सब चीजों का इलाज करता हूं, तो बहुत साइंटिफिक दृष्टि से मैं इन चीजों को देखता हूं। लेकिन एक वो ऐसा तल है जिनकी शायद हमें भी जानकारियां नहीं है अभी, और मेरे ख्याल में वो आनंदमय कोश में ही वो अवस्था हो सकती है, क्योंकि उससे ऊपर वाले में तो वापसी नहीं है, वो तो अहम ही खत्म हो जाता है, वहां खत्म हो जाता है बिल्कुल काम। लेकिन उस आनंदमय कोश में भी, क्योंकि आदमी डर और चिंता और किसी भी तनाव से बिल्कुल फ्री हो जाता है, अपनी प्रॉब्लम के बारे में सॉल्यूशन इसलिए नहीं आता क्योंकि हमारा अटैचमेंट होता है ना, मन फंसा रहता है। दूसरों की कितनी बड़ी एडवाइस आप ही कर देते हो, लेकिन आनंदमय कोश में आप देखोगे कि आप स्वयं ऐसी अवस्था में हो, अपनी प्रॉब्लम ऐसे देखोगे, आपने ऐसे खत्म हो, और जो आंसर आएगा उसको बिल्कुल एक्सेप्ट करोगे, उसमें कोई इफ बट नहीं करोगे। नीचे तलों में भी आके आपका मन कहेगा ठीक है, ये बात चाहे जो भी इसकी स्थिति, आई विल फॉलो दिस, ठीक, फिनिश। इस पर बहुत इंडिया में तो काफी ज्यादा, क्योंकि काफी लोग इन तलों पे जाते थे। पहले के साइंटिस्ट ने जो भी बॉडी के बारे में रिसर्च किया है, चरक मुनि ने जो इस पर पूरी बॉडी के बारे में बोला है, इतना सब ये आयुर्वेद है हमारा, उस समय क्या हम एटम्स के बारे में जानते थे बॉडी के? 60 ट्रिलियन सेल्स और 80 बिलियन न्यूरॉन्स, चरक कहां से देखा? वहां तो कोई माइक्रोस्कोप नहीं था। लेकिन आप वो पढ़ेंगे तो आप हद में मान जाएंगे, एग्जैक्ट डिजिट लिख कैसे सिस्टम काम करता है। मतलब अभी साइंस को मेरे को लगता है वहां पहुंचने में 10,000 साल ना लग जाए। आपको प्रोसेस नहीं आ रही होगी, जो लिख दिया हुआ काटते हैं उसको आप काट नहीं सकते। इतना रिच इंडिया, इतना जबरदस्त चीजें, और उसके बाद भी इश्यूज होना, कहाँ ट्रेनिंग में कमी है, कहाँ किस चीज में दिक्कत है, वो एक बड़ी बात है। तो सब लोग इन सब चीजों पे अपनी कॉन्सियसनेस रखेंगे। नो थाई सेल्फ का मैंने फिर वही बात है, क्योंकि यहाँ पे बस थ्योरी ही दी जा सकती है, प्रैक्टिस इज अ डिफरेंट थिंग। आपको सबसे पहले अपना तल पहचान के उससे ट्रांसिट करना है, तो निश्चित ही आप देखेंगे कि आपका मन काफी शांत रहने लग गया है। ड्यूरिंग प्रैक्टिस भी ऐसा नहीं है वो प्राप्त हो जाए तो फिर तो कोई किससे क्या बात करनी है आपको, लेकिन उस प्रोसेस में भी यू आर इन एंजॉय, आप आनंद में हो। माँ का बच्चा जो डिलीवरी होती है तब तो आनंद है ही, उससे पहले वो प्रेगनेंसी में भी आनंद में है, स्पाइट ऑफ पेन आनंद में रहती है वो उसके साथ। सेम स्थिति आपकी है, अगर इस प्रोसेस में भी आप चालू रहे, रिसर्च पे रहे, तो कोई डिसऑर्डर काम नहीं करता है मन के ऊपर, क्योंकि मन, मनोमय कोश में ही तो डिसऑर्डर है ना। आनंदमय कोश में तो कोई डिसऑर्डर होता ही नहीं है, वहां कोई डिसऑर्डर की क्या बात करते हो आप? इन सब चीजों को प्रैक्टिकली एप्लीकेबल करने का, प्रैक्टिकल एप्लीकेबल चीजें नहीं है। मेरे ख्याल में नुकसान इंडिया में इसलिए हो रहा है, मेरे ख्याल में सब ज्ञान दे देते हैं, गीता पे बोल देंगे, वो रामचरितमानस पे बोल देंगे, रामचरित्र का कोई उनमें चाहे एक भी गुण ना हो, वो श्लोक वो क्या बोल देते हैं, दोहे बोल देंगे। क्योंकि जो प्रैक्टिस है, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट वो है। स्विमिंग के बारे में पढ़ के करोगे क्या? क्या करोगे? अच्छा हाँ, थोड़ा बहुत ठीक है, थोड़ा आइडिया हो गया, लेकिन अगर नहीं कूदे, कोई दुनिया की टेक्निक नहीं है कि आपको स्विमिंग सिखा सके। गाड़ी के बारे में कितना पढ़ लो, अगर नहीं चलाई
नहीं आई। सेम प्रैक्टिस है ये, और कितनी बड़ी प्रैक्टिस है देखिए। अगर आपकी लाइफ इधर से उधर हो रही है, छोटा मोटा बात नहीं है ये, मतलब बिल्कुल ही मुक्त अंतःकरण में कुछ भी हो रहा है, बाहर आप अपना आनंद में रो के भी दिखा दोगे, हंस के भी दिखा दोगे, बहुत भीतर में मजा ही चल रहा है उसमें, वो फ्लो ही चल रहा है उसके अंदर। उससे बढ़िया क्या लाइफ होती है, उससे बढ़िया क्या लाइफ होती है। अब हम बाहर से हंस के दिखा देते हैं, अंदर से हमारी हालत हमें पता है, ये उल्टा ही चल रहा है यहाँ। तो लाइफ क्या हो रही है, वेस्ट हो रही है कंटिन्यू। हर गुजरता क्षण वापिस नहीं आएगा, वो चला गया तो वो अनंत काल में खो गया। अनंत इस ब्रह्मांड के अंदर जो क्षण गया हो गया, और वी आर वेटिंग, वेटिंग। वेटिंग का तो टाइम है ही नहीं। विवेकानंद 36 साल की उम्र में तो मर गए थे, वो वेट ही करते रहते। इतना स्क्रिप्चर लिखा है, स्कैन करते थे बुकों को, पूरी पूरी बुकें ऐसी स्कैन करके, इतनी मोटी मोटी दूसरी भाषाओं की, ऐसा वो उनके चक्षु खुले कि पूछो नहीं। और सच बात है ये, ऐसी ऐसी शक्तियां हमारे पास है, हम विश्वास नहीं कर सकते। कोई ऐसी डायमेंशन खुल जाती है दुनिया में, यही डायमेंशन नहीं है, लॉट्स ऑफ डायमेंशन। इसलिए हमारे शास्त्रों में गंधर्व और ये सब जो योनियां लिखी हैं, ये सब भूत प्रेत और ये सब अलग लेवल पे डायमेंशन में एग्जिस्ट करती है वो। और हम कहां पे वेस्ट कर रहे हैं, केवल मनोमय तल पर, यहीं पे निमटना है तुमको। क्या करोगे और सब चीजें, और डायमेंशन खोलनी नहीं है, पोटेंशियल अपना एक्सप्लोर नहीं करना है। आपको किसी ट्रिप पे उतना मजा नहीं आएगा अगर वो खुल गया, वो एरिया, वो डायमेंशन आपके सामने खुल गई, डिफरेंट। और जितने भी बहुत बिलियनर्स होते हैं, इनके सामने कैसी डायमेंशन खुल जाती है। हम देखो, छोटे मोटे पैसे कमाने में भी हालत खराब होती है, वो लोग बिलियन डॉलर तो नहीं, ये नहीं पता रखेगा तो कौन सी डायमेंशन खुल गई भाई। एक भिखारी को शाम को 100 रुपए इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, उन्हें पैसा मतलब जैसे खुद बहता है ना, समुद्र समुद्र बहता है, ऐसे बहते हैं उन लोगों। कोई डायमेंशन तो खुला होगा ना, वो भी वही इंसान है। जो भी जिस फील्ड में स्किल्ड है, कोई ना कोई डायमेंशन खुल गया उसका, जो दूसरे इंसान को नहीं पता। और यही सब योनियां भी हैं, गंधर्व और ये सब भूत प्रेत वाली, वो सब अलग डायमेंशंस हैं बस। जबकि मैं न्यूरो ट्रांसमीटर की दृष्टि से उनका इलाज करता हूं, लेकिन मेरी कल एक बहुत विद्वान से चर्चा हो रही थी पतंजलि में, कौन तुमसे साथ है, तो इन सब चीजों पर हम डिस्कस कर रहे थे। भाई माय गुडनेस, क्या चल रहा है इस दुनिया के अंदर। और मेरे को लगता है कुछ पता नहीं है। ऐसे ऐसे सिद्ध पुरुष, ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी चेतनाएं, ऐसे ऐसे डायमेंशंस, हम तो बिल्कुल डार्क में जी रहे हैं, बिल्कुल डार्क। तो थोड़ा सा एक्सपोजर आप उन चीजों का लो, वो चीजें कैसे वर्क करती हैं, कैसे चलती हैं। प्रैक्टिस तब भी करनी पड़ेगी, वो इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कोई वो 2-3 घंटे खेल ले, लेकिन कुछ और प्रैक्टिकल तो है ना कम से कम। तो सब अपने और डायमेंशन को खोलने का प्रयास करें, इसी डायमेंशन पे मत मन मरा जाना। मरने के बाद कुछ नहीं है, खत्म, फिनिश, गो। फिर नेचर अपने सिस्टम चालू करती है, कहाँ पैदा होगे, क्या करोगे, क्या होगा, तुम हाथ खड़े होगे तुम्हारे, तो तुम्हारा कोई हिसाब किताब बचा नहीं है इस खेल में। क्योंकि नेचर, अब देखो नेचर किस, आप उसकी मैथमेटिक्स देखो, आप बिना, जहां आप पैदा हुए हो, पूरी मैथमेटिक्स प्रोसेस के थ्रू पैदा हुए हो। आप तुक्के में पैदा हुए हो, जहां पे पैदा हुए हो। आपके जो फीचर्स हैं वो तुक्के में फीचर हैं आपके, वो टोटल ये यूनिवर्स मैथमेटिक्स पे चलता है। फिजिक्स भी एंड में मैथमेटिक्स बनती है, और पूरी दर्शन, फिलॉसफी एंड में क्या बन जाती है, मैथ्स। और पूरी मैथ्स एंड में क्या बन जाती है, दर्शन। कभी बहुत बड़े विद्वानों से मिलना, इस फील्ड के पीएचडी होल्डर से, वो
मैथ वाला दर्शन की बात कर रहा होगा और दर्शन वाला मैथ की बात कर रहा होगा। भाई मैं जब इनको माय गुडनेस, आई फील रियली हैप्पी जब मैं इन लोगों से मिलता हूँ। माय गुडनेस, आनंद आ जाता है जीवन में। मुझे किसी आनंद आया ना, इन लोगों से मिले और क्या डायमेंशन पे ये लोग बात करते हैं साहब, ऐसे ऐसे लोग। तो सब प्रयास करें, ऐसी डायमेंशन, ऐसे लोग आसपास रखो, ऐसे लोगों से मिलो। आप कभी समय निकालो, कभी संडे हो, किसी ऐसे लोगों से जाके मिला करो, बात किया करो, थोड़ी बहुत उनके साथ रहा करो। कम से कम 5 से 6 7 लोग ऐसे रखो अपने आसपास, आपसे ज्यादा दूसरी डायमेंशन में वो लोग जी रहे हो, अपने से नीचे वालों से मिलते हो। 5 लोग जो आपने पाल रखे हैं, क्या है वो बताओ, क्या है? आपके बराबर के भी नहीं है, जिन्हें ज्यादातर समय गुजारते हैं आपके बराबर के भी नहीं मिलेंगे आपको। फिर आप क्या बनोगे कुल मिला के उनके तो ये होगा। तो हमेशा संडे वनडे में जिस दिन भी आपके पास समय हो, 5 लोग कम से कम अपने ग्रुप के अंदर इन डायमेंशंस के आप ऐड करो, बहुत आपके चेतना में विकास होगा। ठीक है? तो वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू टू कमिंग इन दिस क्लास।